जब मैं 10 साल का था तब मेरे पिता की अचानक मौत हो गई, लेकिन वकील ने मुझसे पूछा कि मैं अपनी माँ के साथ जाना चाहता हूँ या पिता के छोड़े हुए 2 अरब युआन लेना चाहता हूँ। पिछली जिंदगी में मैं रोते हुए माँ के पास गया था, लेकिन उसने मेरे पिता की कॉम्पेंसेशन की रकम उठाई और तुरंत पड़ोस वाले अंकल झाओ से शादी कर ली। मैं उनकी नजरों में बर्डन बन गया और आखिरकार मजदूरी करते करते मर गया। जब मेरी मौत हुई तब मेरी उम्र सिर्फ 28 साल थी। अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो अपनी पिछली जिंदगी पर खुद ही हंसी और तरस आता है। मैं पूरी तरह बेवकूफ था और अब किस्मत ने मुझे फिर उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। मेरे सामने खड़ी वो औरत फूट फूट कर रो रही थी। उसका रोना इतना दर्दनाक था कि पूरा शरीर ढीला पड़ चुका था। अगर पास खड़े लोग उसे संभाल नहीं रहे होते तो वो वहीं गिर जाती। पिछली जिंदगी में मैं उसकी इसी एक्टिंग में फंस गया था। मुझे लगा था कि वो सच में टूट चुकी है। मुझे लगा था कि वो मेरे बिना जी नहीं पाएगी, इसलिए मैं दौड़कर उसकी टांगों से लिपट गया था और रोते हुए कहा था कि मैं उसी के साथ रहूंगा। लेकिन फिर क्या हुआ, उसने मेरे पिता की जान देकर कमाई गई रकम उठाई और 3 महीने भी नहीं बीते कि खुशी खुशी दूसरी शादी कर ली, उस आदमी से जिसे वो हमेशा हमारा सहारा बताती थी, झाओ क्यांग। मेरे पिता की राख भी ठंडी नहीं हुई थी कि वो आदमी हमारे घर में रहने आ गया। मेरे पिता के बिस्तर पर सोने लगा और मैं उस घर में फालतू चीज बन गया। उनकी आंखों में चुभने वाला बर्डन। झाओ क्यांग का एक बेटा था जो मुझसे 2 साल बड़ा था और मुझे कांटे की तरह चुभता था। ली लान उस सौतेले बेटे को खुश करने के लिए मुझे हर दिन मारती डांटी थी। मेरे पिता के छोड़े हुए पैसे उनके पूरे परिवार की मौज मस्ती का जरिया बन गए और उस सौतेले भाई के ऐश और दिखावे का हथियार भी, जबकि मैं अपनी स्कूल फीस तक कबाड़ बीन कर भरता था। हाई स्कूल भी पूरा नहीं कर पाया और मुझे घर से निकालकर मजदूरी पर भेज दिया गया। नाम दिया गया कि लड़कों को जल्दी इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। मैंने पूरे 10 साल तक कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें ढोई और आखिरकार ज्यादा मेहनत से वहीं गिर पड़ा, तपती लोहे की छड़ों के ढेर पर। अब मैं कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ ये सब देख रहा था। तभी मेरे पिता के दोस्त और उनके वकील अंकल जो आगे आए। उन्होंने भारी सांस लेकर मेरे कंधे पर हाथ रखा और अपने बैग से एक डॉक्यूमेंट निकाला। उन्होंने कहा, ली लान छोटे ये तुम्हारे पिता की विल है। उनकी आवाज बेहद हैवी थी। निंग भाई ने हर परिस्थिति पहले से सोच रखी थी। उनके नाम पर 2 अरब की प्रॉपर्टी है जिसकी लीगल कॉन्फर्मेशन हो चुकी है। अब 2 ऑप्शंस हैं। पहला, अगर छोटा ये तुम्हारे साथ जाता है तो ये पैसा कॉम्पेंसेशन और मेंटेनेंस के नाम पर तुम्हारे पास रहेगा जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाता। ये सुनते ही ली लान की सांसें तेज हो गई। उसकी आंखों में डरावनी चमक आ गई और वो विल को घूरने लगी। दूसरा, अगर छोटा ये तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता तो ये रकम ट्रस्ट फंड में चली जाएगी जिसकी देख रेख मैं करूंगा और इस पैसे पर सिर्फ छोटे ही का अधिकार होगा। तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। कमरे की हवा जैसे जम गई। सभी की नजरें मुझ 10 साल के बच्चे पर टिक गई। ली लान का शरीर सख्त पड़ गया। वो डिसबिलीफ में वकील को देखने लगी, जैसे पूछ रही हो कि ऐसा ऑप्शन कैसे दिया जा सकता है। फिर अगले ही पल उसने दर्द से टूटी हुई माँ का चेहरा बनाया और मुझे जोर से गले लगा लिया। वकील साहब, आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? मैं अपने बेटे को कैसे छोड़ सकती हूँ? छोटा ये ही मेरी जिंदगी है। वो जोर जोर से रोते हुए मेरी बाह दबा रही थी और कान में फुसफुसाई, अगर कुछ उल्टा बोला तो जान से मार दूंगी। तू मेरा बेटा है, तेरे पैसे मेरे पैसे हैं। पिछली जिंदगी में मैं उसकी बातों से डर गया था और उसकी माँ तुम्हारे बिना नहीं जी सकती वाली बात से इमोशनल हो गया था, लेकिन अब मुझे सिर्फ घिन आ रही थी। मैं साफ महसूस कर सकता था कि उसका हाथ कांप रहा है, दुख से नहीं बल्कि लालच और एक्साइटमेंट से। 2 अरब, इतने पैसे उसने जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। वो अभी से सोच रही थी कि पैसे मिलते ही कैसी लग्जरी लाइफ जिएगी और झाओ क्यांग के साथ कैसे ऐश करेगी। मैंने धीरे धीरे खुद को उसके दम घोंटने वाले हग से छुड़ाया। फिर सिर उठाकर वकील अंकल झो की शौक नजरों में देखा और साफ आवाज में कहा, अंकल झो, मैं दूसरा ऑप्शन चुनता हूँ। मुझे वो 2 अरब चाहिए। पूरा हॉल अचानक खामोश हो गया। ऐसी खामोशी जिसमें सुई